मॉर्निंग बच्चों। आज मैं राधा टीचर आपके सामने चांदनी रात का कृति पत्र लेकर आई हूँ। आपने चांदनी रात कविता पढ़ी हुई है, पहले उसका भावार्थ समझा है और आज उसके ऊपर आधारित हमने कुछ प्रश्न बनाए हैं और कुछ प्रश्न आपको आपके गृह पाठ पुस्तिका से भी करने हैं। जो आपके पास टेक्स्ट बुक है उसमें से पीछे से करने हैं। तो देखते हैं कि अगली कृति पत्र में हम क्या करने वाले हैं। मैं आपको एक एक प्रश्न के बारे में समझा देती हूँ। आप घर पे बैठ के उसको अच्छे से सॉल्व कीजिए और फिर मुझे क्लिक करके भेजिए। तो इस कृति पत्र में आपको पहले 2 पद्यांश के ऊपर आधारित कृति पत्र बनाया हुआ है, जिसमें आपको दिख रहा है कि संजाल पूर्ण कीजिए। तो किरणें खेल रही हैं, कहाँ पे खेल रही हैं वो आपको जब पद्यांश पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा और वो 2 ऑप्शन आपको भरने हैं। फिर चांदनी रात की विशेषताएं लिखिए। बहुत सारी विशेषताएं बताई गई हैं, इसमें आपको 4 विशेषताएं भरनी है। कविता में आए हुए शब्द युग्म शब्द लिखिए। शब्द युग्म आपको पता होंगे, जिनके बीच में युग्म चिन्ह लगा होता है, ऐसे शब्दों को शब्द युग्म कहते हैं। ऐसे कोई 2 शब्द आपको छांट के लिखने हैं। जैसे इसमें आया है जल थल, एक तो चलो मैंने बता दिया, अभी दूसरा आप लोग छांट के बताइए, लिखिए। निम्नलिखित शब्दों को वाक्यों में प्रयोग कीजिए। धरती, चांदनी, जल, पवन, अंबर। स्वतंत्र रूप से आप कोई भी वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं। जैसे अभी मैं एक धरती का बताती हूँ। धरती हमारी माता है, या हम धरती पर पैदा होने वाली संतानें हैं, या धरती हमें बहुत चीज़ें देती है। ऐसा कोई भी वाक्य आप बना सकते हैं। कविता में से विशेषण खोज कर लिखिए। विशेषण यानी जो संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताएं, ऐसे शब्दों को विशेषण कहते हैं। तो यहाँ बहुत सारे विशेषण आए हैं। जैसे मैं एक बता दूं तो चांदनी, कैसी चांदनी है? स्वच्छ चांदनी है। तो स्वच्छ शब्द क्या हो गया? विशेषण हो गया। तो ऐसे ही आपको 2 और शब्द ढूंढ के लिखने हैं, विशेषण शब्द। फिर आया है पद्यांश में आया हुआ सौर मंडल का प्रसिद्ध ग्रह। अब सौर मंडल में बहुत सारे ग्रह हैं, तो आप देख लीजिए कौन से ग्रह के बारे में बात की गई है, तो वो भरना है। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, ये तो आपको सामने ही मिल जाएगा उसमें। हाँ, यहाँ पे 8 नंबर पे प्रश्न है स्वमत पर आधारित। स्वमत का मतलब होता है बच्चों अपना मत। हम डाइजेस्ट से देख के लिख लें और दूसरे से पूछ के लिख लें, नकल कर लें, कॉपी कर लें, वो अपना मत नहीं होता है। अपना मत होता है जो कि हमें समझ में आया है। जैसे यहाँ पे लिखा है प्रकृति को हम कैसे बचा सकते हैं, तो प्रकृति यानी नेचर, इसके बारे में हर दिन आप सुनते होंगे। आपने इंग्लिश में भी पढ़ा होगा, मराठी में भी पढ़ा होगा। ये सब्जेक्ट एकदम जनरल सब्जेक्ट है। प्रकृति यानी नेचर को हम कैसे बचा सकते हैं, इसके बारे में अगर मैं अपना स्वमत व्यक्त करूं तो मेरा तो यही स्वमत होगा कि हम अपने घरों को साफ रखें, घर से बाहर कूड़ा कचरा न डालें। और बहुत हमने सुना होगा कि पेड़ों को ना काटना चाहिए, जिससे पेड़ों के काटने से वातावरण शुद्ध रहता है, पानी की जो चक्र है वो नियंत्रित रहता है। इसके अलावा हमें प्रकृति में होने वाले जो बदलाव हैं, उन बदलावों को रोकने के लिए जनसंख्या पे नियंत्रण होना चाहिए। उसके लिए बहुत बड़े बड़े कल कारखाने ये सब सीमित मात्रा में जब होंगे तो हम प्रकृति को बचा सकते हैं। इसमें और बहुत सी चीज़ें आप उसमें ऐड कर सकते हैं जो आपको समझ में आए। तो बच्चों ये कृति नंबर 2 है। यहाँ पे क्या ही स्वच्छ चांदनी से लेकर के कितने शांत और चुपचाप ये भी है, और सवेरा होने पर, सुबह सवेरा होने पर 3 पद्यांश लिए गए हैं। 3 पद्यांश पे आधारित यह कृति पत्र है। इसमें सबसे पहले आप देख पाएंगे
ऐसे 2 प्रश्न तैयार कीजिए जिनके उत्तर निम्न शब्द हों। इनके उत्तर निम्न शब्द आने चाहिए, ये इनके ऊपर प्रश्न बनाना नहीं है, यानी ऐसा प्रश्न बनाना है कि जब उत्तर मिले तो ये नटी या चुपचाप ऐसे शब्द आपके उत्तर में आने चाहिए। ठीक है, निम्न शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखिए। अभी जैसे वसुंधरा, वसुंधरा को क्या क्या कह सकते हैं? और धरती, धरती, भूमि, पृथ्वी, अवनी, इस तरह से। रवि, रवि के लिए होगा सूर्य, भानु, भास्कर, दिवाकर, रवि, विवस्वान। और बच्चों यहाँ पे नीचे नंबर 2, कविता की पंक्तियों का भावार्थ अपने शब्दों में लिखिए। अपने शब्दों में मतलब जो आपको मैंने समझाया था और आपने समझा होगा, और बहुत सारे यूट्यूब पे भी लिंक है, दीक्षा ऐप में भी आपने अगर पढ़ा होगा तो भावार्थ समझ में आया होगा, तो उस हिसाब से आपको इसका भावार्थ लिखना है। लेकिन बच्चों, भावार्थ लिखने के पहले थोड़ी प्रस्तावना बनानी पड़ती है। जैसे कि प्रस्तावना में आपको लिखना रहेगा कि प्रस्तुत पद पंक्तियाँ चांदनी रात कविता से ली गई हैं और इसके कवि श्री मैथिली शरण गुप्त जी हैं। इस कविता में मैथिली शरण गुप्त जी ने पंचवटी खंड काव्य से कुछ पंक्तियाँ ली हैं जिसमें प्रकृति का बहुत ही सुंदर चित्रण किया गया है। ये प्रस्तावना आप जब भी कोई भी पंक्तियाँ लिखिए, किसी भी कहीं से भी अगर कविता आती है तो उसकी प्रस्तावना ऐसे आपको बनानी पड़ती है। आपको पूरा का पूरा एफर्ट मिलेगा। तो यहाँ पे ऐसे प्रस्तावना लिखने के बाद आपको इस कविता की जो पंक्तियाँ हैं उनका भावार्थ लिखना है। उसके बाद कारक चिन्हों से वाक्य बनाइए। अभी के या पर, अब ये इनके, मैं राम के घर जाता हूँ, के कारक लग गया। पेड़ पर चिड़िया है। इस तरह से आप कोई भी वाक्य और बना सकते हैं। पद्यांश में आए किन्हीं 2 विराम चिन्हों के नाम लिखिए। यहाँ बहुत सारे विराम चिन्ह आए हैं। विराम चिन्हों के बारे में आपने पढ़ा होगा। पूर्ण विराम, प्रश्न सूचक चिन्ह, यौगिक चिन्ह, योजक चिन्ह, अल्प विराम, इस तरह से जो भी आपको यहाँ पे दिख रहे हैं पूर्ण विराम, विराम चिन्ह, उनमें से 2 विराम चिन्हों को आपको लिखना है। निम्नलिखित शब्दों के संज्ञा भेद लिखिए। ये तो एकदम इजी है, पढ़ा है संज्ञा आपने सबसे पहले। तो चंद्र किस संज्ञा में आएगा और जल। काल पहचानिए। रवि किरणों को बटोर लेता है। अब यहाँ पे आपने काल परिवर्तन 8th स्टैंडर्ड में पढ़ा है बच्चों, उसी को रिमाइंड करिए अपने दिमाग में और बताइए कि कौन सा काल है। फिर प्रति नंबर 3 जो स्टार्ट होती है और विरामदायिनी अपनी संध्या को दे जाता है और यहाँ से लेके लास्ट बना दृष्टिगत होता है। आगे देखते हैं आगे की कृति में। तो बच्चों यहाँ पे जो पहले आपने प्रश्न पढ़ा उधर कि इन शब्दों के लिए जो शब्द आए हैं वो आपको शब्द यहाँ पे लिखना है। जैसे मैं एक आपको बता देती हूँ, पत्थर। तो यहाँ पे आया है कि उसके सम्मुख स्वच्छ शिला पर, शिला का अर्थ क्या बताया गया था? पत्थर। तो शिला शब्द यहाँ पे आएगा। ऐसे ही संसार के लिए आपको कौन सा शब्द यहाँ पे आया है वो आपको खोज के लिखना है। प्रस्तुत कविता का पद्य विश्लेषण कीजिए। पद्य विश्लेषण में जो जो आपको पूछा गया है वो आपको लिखना है। जैसे कविता का नाम क्या है, कवि का नाम क्या है, कविता की विधा। अगर आप यहाँ पढ़ोगे कि जो पद्य संबंधी में वहाँ पे लिखा हुआ है कि कविता की विधा खंड काव्य है। पसंदीदा पंक्ति, आपको कोई भी पंक्ति इसमें से पसंद आ सकती है, आप लिख सकते हो और वो क्यों पसंद है ये भी आपको लिखना है। कविता से प्राप्त संदेश, तो सीधा संदेश तो यही मिलता है बच्चों। तो कविता से प्राप्त, हाँ संदेश की बात चल रही थी। तो संदेश यानी हमें क्या सीख मिल रही है, क्या संदेश मिल रहा है। तो इस कविता जो कि हमने देखा कि प्रकृति पे आधारित है, तो प्रकृति हमें क्या क्या देती है, प्रकृति हमें हर चीज़ से सरोबार की है। तो प्रकृति का हमें
सत्कार करना चाहिए, प्रकृति को हमें संवर्धन करना चाहिए। और चांदनी रात के माध्यम से प्रकृति कितनी खुशगवार है, कितनी खुश रहती है, हमेशा वो अपना काम नियत समय पे करती है। और हम मनुष्य भी वैसे ही, जैसे प्रकृति प्रफुल्लित रहती है, वैसे ही हमें भी अपने जीवन को सजाना और संवारना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। उसमें लिखा है कि शुद्ध लेखन कीजिए। उसने तुमको कहा, अब ये तो सही तो नहीं लग रहा है भाई। उसने तुमको कहा, अभी देखो भाई बोल के देखो कि उसने तुमको कहा, कहाँ तक शुद्ध लग रहा है। तो आपको सही वाक्य लिखना है। वह हमारा मित्र है। हमारा अपने आप में ही दिख रहा है कि ये प्लूरल फॉर्म, यानी कि अभी देखो क्या हो सकता है, वह मेरा मित्र है कि वो उसका मित्र है कि मेरा मित्र, जो भी आप देखो कैसे शुद्ध लिख सकते हैं। आगे है सहायक क्रिया से वाक्य बनाइए। क्रिया ये भी हमने पढ़ा है 8th स्टैंडर्ड में, और अभी धीरे धीरे हम यहाँ भी 9th स्टैंडर्ड में भी रिवाइज करेंगे। लेकिन छोटा सा एक बता देती हूँ कि सहायक क्रिया जो वाक्य के अंत में आती है और उसके पहले एक मुख्य क्रिया लगती है, उसको ही सहायक क्रिया कहते हैं। चल मैं एक उदाहरण दो। बोलो प्लीज। हमें पड़ोसी को खाना देना होगा। हाँ, वेरी गुड। हमें पड़ोसी को खाना देना होगा। वेरी गुड चैतन्य। होगा, होगा कहाँ पे लगा दिया हमने? अंतिम में। और उसके पहले एक मुख्य क्रिया देना आ गए। इसी तरीके से आपको मैं तो बोलो। मेरी मम्मी अच्छी सलाह देती है। अच्छी सलाह देती है। इसमें मुख्य क्रिया के अलावा सहायक क्रिया है, आपको दिख रही है? नहीं दिख रही है। देती है, खत्म हो गया। तो मेरी मम्मी मुझे अच्छी सलाह देती रहेगी, ये अगर बोले तो देना रहना दो क्रियाएं आ गई, तब ये सहायक क्रिया का कार्य होगा। ऐसे ही अच्छा हुआ आपने डाउट पूछा। जहाँ पे एक ही मुख्य क्रिया होगी, सहायक क्रिया का वाक्य नहीं बनेगा। आपको जो शब्द दिया है वो शब्द अंत में लगेगा और उसके पहले एक और मुख्य क्रिया आपको लगानी है। मुहावरे का वाक्य में प्रयोग कीजिए। ईद का चांद होना, इसका आप अर्थ लिख सकते हैं और वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कि मेरा मित्र तो आजकल दिखता ही नहीं है, मानो ईद का चांद हो गया है। इस तरह से अपने पसंदीदा किसी प्राकृतिक स्थल का वर्णन कीजिए। बच्चों, आप छुट्टियों में बहुत जगह घूमने जाते होंगे, जैसे कोई महाबलेश्वर गया होगा, कोई और हिल स्टेशन गया होगा, कोई शिमला, कश्मीर, कुल्लू, मनाली, कहीं भी आपने घूमा हो, या मुंबई में ही कोई पर्यटन स्थल घूमे हो, प्राकृतिक स्थल, उसका अपने शब्दों में वर्णन कीजिए। यहाँ पे हमारी ये कृति खत्म होती है। अब आगे देखते हैं। यहाँ पे ये जो कृति दिख रही है वो आपके टेक्स्ट बुक में भी मिल जाएगी और आपको उस टेक्स्ट बुक के हिसाब से ही इस कृति को सॉल्व करना है। जैसे यहाँ पे लिखा है, तारों के उदित और अस्त होने के बारे में कैसी कल्पना की गई है, यानी कि तारे कब उदित होते हैं और अस्त कब होते हैं, तो उस समय का क्या वातावरण है, ये आप जब कविता को पढ़ोगे, अच्छे से भावार्थ जो समझाया गया है उसको ध्यान में लाओगे तो आपको इसका उत्तर जरूर मिल जाएगा। बच्चों, ये आपको ये भी टेक्स्ट बुक में ही आपको मिल जाएगी और यहाँ पे चांदनी रात की विशेषताएं, बहुत सारी विशेषताएं लिखी हुई है। आपको उसमें से छांट के 8 विशेषताएं भरनी है। उसके बाद सेकंड नंबर पे है क्वेश्चन, निम्नलिखित पंक्तियों का सरल अर्थ लिखिए। जैसे मैंने पहले भी चारु चंद्र की क्या ही स्वच्छ चांदनी है, इसका भावार्थ आपने पहली कृति में किया हुआ है। पहला भावार्थ है, चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल तल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवन और अंबर तल में। इन 2 पद्य पंक्तियों का भावार्थ जो है अब आपको लिखना है, लेकिन प्रस्तावना के साथ, ठीक है। उसके बाद आगे पाठ से आगे दिए गए शब्दों का उपयोग करते हुए स्वरचित कविता बनाकर काव्य मंच पर प्रस्तुत कीजिए। यहाँ पे जो लिखा हुआ है
उसमें आपको काव्य मंच तो नहीं है, लेकिन आप घर पे अपने मम्मी पापा के साथ जरूर प्रस्तुत कर सकते हैं। ये पांचों शब्दों को जो प्रकृति पे आधारित है, प्रकृति से संबंधित है, इन शब्दों को जोड़ करके एक सुंदर आकर्षक कविता बनाइए और मम्मी पापा को सुनाइए। फिर उसके बाद भाषा बिंदु में है निम्न शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखिए, जिसमें आपको तरु का पर्यायवाची क्या होगा जरा बताओ तो जरा। पेड़, वृक्ष, विटप। वसुंधरा का पर्यायवाची हमने पहले भी बताया हुआ है, अवनी, धरती, भूमि। उसके बाद कृषक, किसान, हलधर, भूधर, ये सब इसके पर्यायवाची हैं। फिर उद्यान मतलब होता है बच्चों बगीचा, उपवन, वाटिका। चंद्र के तो बहुत सारे पर्यायवाची है, चंद्रमा, शशि। उसके बाद अरण्य का मतलब होता है बच्चों जंगल, बीहड़, वन। इस तरह से आपको पर्यायवाची शब्द लिखना है, ठीक है। आगे बच्चों जब ये आपकी कृतियाँ पूर्ण हो जाएं तो आप इसको क्लिक करिए और मुझे भेजिए, लेकिन सबको अपने टाइम के हिसाब से कृतियाँ पूर्ण करनी है। कुछ नहीं समझ में आया तो ज़रूर पूछिए। धन्यवाद।